Hello everyone, a very good evening. As this is my very first video on this channel, so I welcome you all. आज के वीडियो में हम लोग CNI सब्जेक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं. CNI दैट इज़ कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया. एज़ यू ऑल नो कि CNI BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 का एक सब्जेक्ट है. बेसिकली इस सब्जेक्ट के 4 या 5 यूनिट्स हैं. आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 1 को कवर करेंगे. यूनिट 1 के बेसिकली 2 पार्ट्स होंगे. आज की ये जो वीडियो है ये पार्ट 1 है एंड इसके बाद एक सेकंड पार्ट आएगा एंड देन आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी. तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म. तो पार्ट 1 में हम लोग कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम लोग नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे. आज की वीडियो के जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म और पोस्ट कॉलोनियलिज्म. एंड सेकंड पार्ट में हम लोग नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे. डिफरेंट अप्रोचेस पढ़ेंगे टू द स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया. सो जैसा कि आपके सब्जेक्ट का नाम ही है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया एंड आपके सब्जेक्ट की जो फर्स्ट यूनिट है उसका भी नाम है कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म. सो आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कॉलोनियलिज्म होता क्या है. सो कॉलोनियलिज्म एक सिस्टम होता है जिसमें एक पावरफुल कंट्री क्या करती है, किसी दूसरी कंट्री को कंट्रोल करती है और पूरी तरीके से कंट्रोल करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तो उसका मेन पर्पस था इंडिया को इकोनॉमिकली कंट्रोल करना. मतलब उसका मेन पर्पस था इंडिया में बेसिकली वो ट्रेड करने के लिए आई थी, वो सिर्फ इंडिया को इकोनॉमिकली कंट्रोल करना चाहती थी. बट व्हेन द पावर शिफ्टेड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, तो ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया को सिर्फ इकोनॉमिकली कंट्रोल नहीं किया बल्कि उसने इंडिया को पॉलिटिकली, कल्चरली और सोशली भी कंट्रोल किया. सो जब एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे कंट्रोल करती है तो वो उसके एक एस्पेक्ट को कंट्रोल नहीं करती, वो उसके सिर्फ पॉलिटिकल या सिर्फ इकोनॉमिक या सिर्फ कल्चरल एस्पेक्ट को कंट्रोल नहीं करती बल्कि उसके सारे एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करती है. दिस इज़ कॉलोनियलिज्म. अब क्वेश्चन आता है कि जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री को कॉलोनाइज़ करती है तो क्यों करती है, रीज़न क्या है कॉलोनाइज़ करने के पीछे. तो कॉलोनाइज़ करने के पीछे 3 रीज़न्स हैं. पहला है सामने वाली कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करना. सेकंड है सामने वाली कंट्री की जो चीप लेबर है उसको यूज़ करना. और सामने वाली कंट्री के मार्केट्स को यूज़ करना. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ब्रिटेन ने इंडिया पे कब्ज़ा किया, इंडिया को उसने कॉलोनाइज़ किया, तो क्यों किया? क्योंकि उसने देखा कि इंडिया में काफ़ी सारे रिच रिसोर्सेज हैं, इंडिया में डेंस फॉरेस्ट्स हैं, इंडिया पे वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इंडिया में मिनरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं. तो उसने सोचा कि इंडिया को मैं अपने कब्ज़े में ले लेता हूँ और इसके रिसोर्सेज को मैं यूज़ करूँगा. तो उन्होंने हमारे डेंस फॉरेस्ट को यूज़ किया. हमारे यहाँ से टिम्बर कट करके वो लोग ले गए और वहाँ पे उन्होंने फर्नीचर वगैरह ये सब चीज़ें बनाई जो भी वुड से चीज़ें बनती हैं, और उसको फिर पूरी दुनिया में महंगे दामों में बेचा. लेबर, आप लोग देखोगे कि जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो लेबर है वो काफ़ी ज़्यादा चीप होती है. अगर आपने कोई काम करवाना है साउथ एशियन कंट्रीज़ में, ईस्टर्न कंट्रीज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो आप काफ़ी कम पैसा दोगे सामने वाली लेबर को और उससे काम करवा लोगे. लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाओ तो वहाँ की जो लेबर है वो आपको चीप प्राइसेस में काम करके नहीं देगी. वहाँ पे आपको उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा काम करने के लिए. तो एक ये बेनिफिट था ब्रिटेन को इंडिया को कंट्रोल करने का कि यहाँ पे उसको चीप लेबर मिल जाएगी. थर्ड था मार्केट. ब्रिटेन ने इंडिया को देखा कि काफ़ी एक वाइब्रेंट मार्केट जो है इंडिया बन के उस टाइम पे सामने आ रहा था. इंडिया के जो टेक्सटाइल्स थे वो पूरे दुनिया भर में फ़ेमस थे. इंडिया की जो स्पाइसेस थी वो भी पूरे वर्ल्ड में फ़ेमस थी. तो काफ़ी एक वाइब्रेंट मार्केट ब्रिटेन को इंडिया का दिखा, जो उसको फैसिनेट कर गया और उसने डिसाइड किया कि मैं इंडिया को कॉलोनाइज़ करूँगा. सो ये बेसिकली 3 रीज़न्स हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को क्यों कॉलोनाइज़ करती है. तो वो उसके रिसोर्सेज को यूज़ करती है, उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है, उसकी चीप लेबर को यूज़ करती है और उसके मार्केट को यूज़ करती है. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, इसे स्टडी करते हैं. तो इसमें बोला गया है कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया तो उन्होंने हमारी इंडियन गवर्नमेंट को कंट्रोल कर लिया. उन्होंने हमारे लिए लॉज बनाए. जब ब्रिटेन ने इंडिया पे
कब्ज़ा कर लिया तो उन्होंने हमारे लिए खुद लॉज बनाए। कोई भी इंडियन मेंबर को उन्होंने इंडिया के लिए लॉ बनाने में इंक्लूड नहीं किया। वो तो धीरे धीरे प्रोटेस्ट्स हुए बाय द इंडियंस कि हमें भी इंक्लूड करो, हमारे देश के लिए आप लॉ बना रहे हो और हमें ही इंक्लूड नहीं कर रहे हो। तो धीरे धीरे प्रोटेस्ट्स की वजह से, रिवोल्ट्स की वजह से उन्होंने इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड किया इन द लॉ मेकिंग। बट इनिशियली वो हमारे लिए खुद ही लॉज बनाते थे और हमें ही इंक्लूड नहीं करते थे। पूरे तरीके से उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन टेरिटरी को कंट्रोल कर लिया। और क्या किया ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने काफ़ी हार्श तरह के सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया? इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1793 में बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कौन थे? गवर्नर जनरल थे। तो परमानेंट सेटलमेंट जो कि 1793 में आया, इसको हम लोग ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और जो हमारे ज़मींदार थे बंगाल के, उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो ज़मींदार थे बंगाल के, उनको लैंड डिवाइड करके दे दी कि एक ज़मींदार के हिस्से में इतनी लैंड आएगी, दूसरे ज़मींदार के हिस्से में इतनी लैंड आएगी, तीसरे ज़मींदार के हिस्से में इतनी लैंड आएगी, एंड सो ऑन। और उनको बोला गया कि आप इस लैंड से जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, जो भी क्रॉप वगैरह प्रोड्यूस करोगे, उसका एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स आप लोग हमें दोगे। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि क्रॉप अच्छी ग्रो हुई है नहीं हुई है, उससे ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई मतलब नहीं पड़ता था। उनको बस अपना फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स जो था वो चाहिए था। मतलब वो इतने ज़्यादा सेल्फिश थे। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हैवी टैक्सेस जो हैं वो इंडियन फार्मर्स से कलेक्ट किए। कई बार क्या होता था, फेमाइन की वजह से या फ्लड्स की वजह से या और कोई नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से क्रॉप ग्रो नहीं हो पाती थी, लेकिन फिर भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो प्रॉपर जितना उसने टैक्स फिक्स किया होता था उतना अमाउंट ऑफ टैक्स जो है वो लेती ही लेती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह के हार्श सिस्टम्स जो हैं वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किए। और उन्होंने इंडियन रॉ मटेरियल को भी यूज़ किया, चाहे इंडिया के फॉरेस्ट हों, चाहे इंडिया के वाटर रिसोर्सेज हों, चाहे मिनरल्स हों, एट्सेट्रा, सारी चीज़ों को यूज़ किया। सो आई होप आपको क्लियर है दैट व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म। उसके बाद कुछ फीचर्स हैं कॉलोनियलिज्म के। पहला फीचर है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का क्या मतलब है? जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया वही मतलब है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का, कि जब एक कंट्री, एक पावरफुल कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे कंट्रोल करती है, तो वो जिस कंट्री पे कंट्रोल करती है उसको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट करती है, उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती है, उसके फॉरेस्ट को इस्तेमाल करेगी, वहाँ से वुड कट करके ले जाएगी, उसके मिनरल्स को यूज़ करेगी, वहाँ से पूरा आयरन जो भी एक पर्टिकुलर कंट्री में रिसोर्सेज होंगे उसको पूरा एक्सट्रैक्ट करके अपनी कंट्री में ले जाएगी। तो इस तरह से एक कंट्री जो है जब वो दूसरी कंट्री को कंट्रोल करती है तो इस तरह से वो उसको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करती है। द सेकेंड वन इज़ कल्चरल डोमिनेशन। तो जब ब्रिटेन ने इंडिया पे कब्ज़ा किया तो उसने इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो उसने इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस क्यों किया? इसलिए नहीं किया कि इंडियंस को एक न्यू लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, बल्कि ब्रिटेन ने जब इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया तो उनका मेन पर्पज़ ये था कि हमारी यहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसको वो पूरी तरीके से साइडलाइन करना चाहते थे और इंग्लिश को हमारे ऊपर डोमिनेट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारी लैंग्वेज जो है वो इंडियंस सीखें, वो इंडियंस बोले और उनकी जो खुद की लोकल लैंग्वेजेस हैं वो पूरी तरह से वैनिश हो जाएं। सो दिस इज़ कल्चरल डोमिनेशन। थर्ड पॉइंट इज़ पॉलिटिकल कंट्रोल। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया। उसके लिए वो लॉज भी खुद बनाते थे, किसी इंडियन मेंबर को उन्होंने इंक्लूड भी नहीं किया था पहले। वो तो धीरे धीरे रिवोल्ट की वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से उन्होंने कुछ इंडियन मेंबर्स को कंट्रोल कर लिया जो कि उनके पपेट्स ही होते थे बेसिकली। और उन्होंने हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया, हमारी मिलिट्री को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। सो दिस इज़ पॉलिटिकल कंट्रोल। द फोर्थ पॉइंट इज़ सेटलमेंट। सो ये जो कॉलोनाइजर्स थे ना, जो कंट्रीज़, जो पावरफुल कंट्रीज़ दूसरी कंट्री को कॉलोनाइज़ करती थी, तो ये कंट्रीज़ जिन भी कंट्री को कॉलोनाइज़ करती थी, जिन भी कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ करती थी वहीं पर जाके सेटल हो जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटेन ने एक तो इंडिया को कॉलोनाइज़ किया और
और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ को कॉलोनाइज़ किया, जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो जब ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कॉलोनाइज़ किया तो वो धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही सेटल हो गए। तो आज के टाइम पे आप ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में जो लोग देखते हो ना, तो वो वहाँ की नेटिव लोग नहीं हैं, मतलब कुछ लोग हैं जो वहाँ के नेटिव लोग हैं, बाकी मोस्टली आपको वहाँ पे ब्रिटिशर्स ही दिखेंगे, क्योंकि जिन कंट्रीज़ को कॉलोनाइजर्स ने कॉलोनाइज़ किया वो वहीं पे धीरे धीरे सेटल हो गए। सो दिस इज़ सेटलमेंट। उसके बाद है रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। इट इज़ वेरी सिमिलर टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, कि जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे कंट्रोल करती है तो उस कंट्री के सारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने की उसकी कोशिश रहती है कि मैं ये सामने वाली कंट्री के सारे रिसोर्सेज को लूट लूँ। उसके बाद है इम्पोजिशन ऑफ फॉरेन रूल। सो जब ब्रिटेन ने इंडिया पे कब्ज़ा किया, सो लगभग उस टाइम पे इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 550 के करीब प्रिंसली स्टेट्स थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इतने ही प्रिंसली स्टेट्स थे। तो इन सब प्रिंसली स्टेट्स को साइडलाइन करके, लोकल रूलर्स को साइडलाइन करके, ब्रिटेन ने अपना फॉरेन रूल जो है, अपना कब्ज़ा जो है वो इंडिया पे जमा दिया। ओके, सो ये फीचर्स हैं कॉलोनियलिज्म के। फीचर्स यानी कि जब एक कंट्री कॉलोनाइज होती है किसी पावरफुल कंट्री से, तो उस कंट्री में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। वहाँ की इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होगी, उसको कल्चरली डोमिनेट किया जाएगा, उसको पॉलिटिकली कंट्रोल किया जाएगा, वहाँ पे सेटलमेंट होगी बाय द कॉलोनाइजर्स, वहाँ का रिसोर्स एक्सट्रैक्शन होगा और वहाँ पे फॉरेन रूल जो है वो इम्पोज हो जाएगा। तो ये फीचर्स हैं कॉलोनियलिज्म के। उसके बाद है रीजंस बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो ये हमने फर्स्ट स्लाइड में ही डिस्कस कर लिया जब हमने पढ़ा कि कॉलोनियलिज्म क्या होता है। तो इस चीज़ को हमने तभी डिस्कस कर लिया कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म के पीछे क्या रीज़न है। तो एक कंट्री दूसरी कंट्री को क्यों कॉलोनाइज़ करती है, क्योंकि वो उसके रॉ मटेरियल्स को यूज़ करना चाहती है। जैसे ब्रिटेन ने इंडिया पे क्यों कब्ज़ा किया, क्योंकि वो इंडिया के रॉ मटेरियल को यूज़ करना चाहता था। इसकी एग्जांपल है कि ब्रिटेन जो है उसने इंडिया से रॉ कॉटन जो है वो अपने वहाँ ब्रिटेन ले गया। ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया से रॉ कॉटन अपने ब्रिटेन ले गए और वहाँ पे उन्होंने मशीन से उस रॉ कॉटन को कॉटन क्लोथ में मैन्युफैक्चर किया और वापस इंडिया में महंगे दामों में बेच दिया। और एक कंट्री की दूसरी कंट्री पे क्यों कब्ज़ा करती है, क्योंकि उसको सामने वाली कंट्री का जो मार्केट है वो काफ़ी वाइब्रेंट दिखता है। जैसे कि इंडिया ने कॉटन सप्लाई किया ब्रिटेन को, रॉ कॉटन सप्लाई किया ब्रिटेन को, और ब्रिटेन ने उसे क्लोथ में मैन्युफैक्चर कर दिया और वापस इंडिया में बेच दिया महंगे दाम पे। तो प्रॉफिट किसका हुआ, ब्रिटेन का हुआ। तो अपने सेल्फ प्रॉफिट के लिए भी एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री को कॉलोनाइज़ करती है। और क्या रीज़न है, तो चीप लेबर एक रीज़न है, मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स एक रीज़न है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नेशनल प्रेस्टीज। अगर आप किसी कंट्री को बताओ कि भाई मैंने किसी और कंट्री पे कब्ज़ा किया है, तो आपको मतलब सबकी ऐसी सोच नहीं होती, लेकिन कुछ कंट्रीज़ की ऐसी सोच है कि अगर वो किसी दूसरी कंट्री को बताएंगी या दुनिया को बताएंगी कि हमने दूसरी कंट्री पे कब्ज़ा कर लिया है, तो वो अपने आप को काफ़ी महान महसूस करते हैं। नेशनल प्रेस्टीज के चलते भी एक कंट्री दूसरी कंट्री को कंट्रोल करती है। सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनियलिज्म। उसके बाद आप 3 तरह के पर्सपेक्टिव्स पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म को लेके। पहला है लिबरल पर्सपेक्टिव, उसके बाद है मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव और फिर है पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। सो पहला है लिबरल पर्सपेक्टिव। तो जो लिबरल्स हैं वो क्या सोचते हैं कॉलोनियलिज्म के बारे में, उनका क्या ख्याल है कॉलोनियलिज्म के बारे में, वो क्या कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म कैसा है। तो जो लिबरल थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि जो कॉलोनियलिज्म है वो कुछ हद तक अच्छा है। मतलब जो लिबरल थिंकर्स हैं वो आइडियलाइज़ करते हैं कॉलोनियलिज्म को। वो कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म की वजह से क्या स्प्रेड होता है, प्रोग्रेस स्प्रेड होती है, सिविलाइजेशन, कंट्रीज़ सिविलाइज्ड होती हैं और मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस स्प्रेड होते हैं। अगर हम लोग इंडिया में लिबरल थिंकर्स के आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें, तो लिबरल थिंकर्स का क्या कहना है इंडिया में कॉलोनियलिज्म के बारे में कि ब्रिटेन ने जब इंडिया के ऊपर कब्ज़ा किया तो वो कुछ हद तक एक सही चीज़ थी। क्यों, क्योंकि उससे इंडिया की काफ़ी प्रोग्रेस हुई। उन्होंने अपनी लैंग्वेज इंडिया में इंट्रोड्यूस की, इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया में इंट्रोड्यूस की, तो इंडिया को एक न्यू लैंग्वेज सीखने को मिली। उन्होंने इंडिया को सिविलाइज़ किया, उन्होंने इंडिया में मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया, जैसे यूनिवर्सिटीज़ को सेटअप किया। ठीक है, तो ये आइडिया किसका है, लिबरल थिंकर्स का है। वो कुछ हद तक आइडियलाइज़ करते हैं कॉलोनियलिज्म को कि कॉलोनियलिज्म अच्छा है,
क्योंकि उसने प्रोग्रेस की और सिविलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया और मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस को इंट्रोड्यूस किया कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ में। तो कुछ इम्पॉर्टेंट लिबरल थिंकर्स हैं। कौन कौन हैं इम्पॉर्टेंट लिबरल थिंकर्स? जॉन स्टुअर्ट मिल, थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले और जेम्स मिल। ये कुछ इम्पॉर्टेंट लिबरल थिंकर्स हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कॉलोनियलिज़म ने क्या किया, उसने वेस्टर्न वैल्यूज़ को स्प्रेड किया। कॉलोनियलिज़म का मकसद जो है वो सामने वाली कंट्री को सिविलाइज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब ब्रिटेन से पूछा गया कि उसने इंडिया को कॉलोनाइज़ क्यों किया, तो उसकी क्या आर्ग्यूमेंट थी? उसने ये कहा कि मैंने इंडिया को कॉलोनाइज़ इसलिए किया है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, बैकवर्ड हैं, और हम उनको सिविलाइज़ करेंगे, इसीलिए हमने इंडिया को कॉलोनाइज़ किया है। और लिबरल थिंकर्स का मानना था कि जो कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ हैं, जब उनको कॉलोनाइज़ किया गया तो उनको उनकी इंडिविजुअल लिबर्टी मिली, उनको रैशनैलिटी का आइडिया समझ में आया, जैसे पहले तो उनको कुछ पता ही नहीं था। ओके। और क्या मानना था लिबरल थिंकर्स का? कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ की थ्रू द ट्रेड। जो कॉलोनाइजर्स हैं, जब उन्होंने ट्रेड वगैरह करना स्टार्ट किया कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ के साथ, तो इससे कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। और क्या बोला गया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एस्टैब्लिश किए कॉलोनाइजर्स ने कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ में। ठीक है, तो मतलब उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है। लिबरल थिंकर्स ने कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। उसने उसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको पूरी तरीके से साइड कर दिया है, उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। और वो जो लिबरल थिंकर्स हैं वो हम कह सकते हैं कॉलोनियलिज्म की जो खूबियाँ नहीं हैं उस खूबियों को भी ढूंढने में लगा हुआ है लिबरल पर्सपेक्टिव जो है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या है? तो लिबरल थिंकर्स कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया, पोस्टल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, यूनिवर्सिटीज़ बनाई इंडिया में, मॉडर्न लीगल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो लिबरल्स कहते हैं कि इससे क्या हुआ, इससे इंडिया मॉडर्नाइज हुआ और इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। मतलब उन्होंने जो नेगेटिव एस्पेक्ट है कॉलोनियलिज्म का उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है यहाँ पे, और उसको वो आइडियलाइज करने की उनकी पूरी कोशिश है। ओके। उसके बाद ये कुछ एक फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप एग्ज़ाम में लिख के आइएगा कि जब मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ ब्रिटेन ने सेटअप की इंडिया में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में, ये वही सेम ईयर था जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। मतलब 1857 में ही रिवॉल्ट हुआ था अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश क्राउन इंडिया में आ गया था। एंड इन द सेम ईयर मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया in places such as Calcutta, Bombay and Madras were established by the Britishers. ओके, सो अभी ये जो लिबरल पर्सपेक्टिव है जो कि कॉलोनियलिज्म को थोड़ा आइडियलाइज़ करता है, तो अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन लिबरल थिंकर्स से एग्री नहीं करते, वो इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जो लिबरल थिंकर्स हैं उन्होंने जो एक्सप्लॉयटेशन है कॉलोनीज़ की उसको इग्नोर कर दिया। तो जब कॉलोनाइजर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज़ किया तो उन्होंने इंडिया में रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया। ऐसा कहा किसने? लिबरल थिंकर्स ने कहा। लेकिन लिबरल थिंकर्स ने इस चीज़ को टोटली इग्नोर कर दिया कि अगर ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया, क्योंकि वो हमें कल्चरली डोमिनेट करना चाहते थे। अगर ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया, वो भी उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया, ताकि वो इंडिया से जो रिसोर्सेज हैं उसको वो इम्पोर्ट कर सके अपने ब्रिटेन में, इसलिए उन्होंने रेलवेज़ बनाए। ठीक, तो जो एक्सप्लॉयटेशन है कॉलोनीज़ का उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया लिबरल थिंकर्स ने। और क्या कहते हैं क्रिटिक्स, क्या कहते हैं कि कॉलोनियल रूलर्स को ज़्यादा बेनिफिट हुआ देन द कॉलोनाइज्ड। जिनको कॉलोनाइज़ किया गया उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, जिन्होंने कॉलोनाइज़ किया उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ। और क्या बोला गया है यहाँ पे कि पावरफुल कंट्रीज़ जो हैं जिन्होंने दूसरी कंट्रीज़ को अपने कब्ज़े में लिया, उन्होंने सिविलाइजिंग नेशन का आइडिया जो है वो यूज़ किया
इम्पीरियलिज्म को जस्टिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल वहीं जब ब्रिटेन को पूछा गया कि उसने इंडिया को क्यों कॉलोनाइज़ किया, तो उसने कहा कि वो अनसिविलाइज्ड कंट्री है और हम उसको सिविलाइज्ड बनाना चाहते हैं। तो कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करने के लिए सिविलाइज्ड वर्ड जो है इसका इस्तेमाल किया गया, सिविलाइजेशन का जो आइडिया है इसका इस्तेमाल किया गया। ओके, तो इसमें क्या बोला गया है कि बेशक रेलवेज़ और एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, लेकिन उसका जो ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव था, वो था ब्रिटिश रूल को स्ट्रेंथन करना। वो हमारे लिए नहीं किया गया, वो ब्रिटेन ने अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए किया। आफ्टर दैट कम्स द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि कॉलोनियलिज्म किस वजह से हुआ, कॉलोनियलिज्म किस वजह से हुआ, एक कंट्री ने दूसरी कंट्री को कॉलोनाइज़ क्यों किया, कैपिटलिज्म की वजह से किया। मतलब कॉलोनियलिज्म का सारा इल्ज़ाम जो है वो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव किस पे डालता है, कैपिटलिज्म पे डालता है। ये कहता है कि कॉलोनियलिज्म कैपिटलिज्म की वजह से हुआ। कैपिटलिज्म क्या है, कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो पावरफुल कंट्रीज़ होती हैं वो वीकर कंट्रीज़ को, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करती हैं अपने यूज़ के लिए। कैपिटलिज्म को क्या चाहिए होता है, कैपिटलिज्म को चाहिए होता है रॉ मटेरियल, चीप लेबर, न्यू मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और प्रॉफिट्स। ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं कैपिटलिज्म को। तो ये सब चीज़ें कैपिटलिज्म को कहाँ से मिलेंगी, ये सब चीज़ें एक कैपिटलिस्ट कंट्री को कहाँ से मिलेंगी, जब वो किसी दूसरी कंट्री को कॉलोनाइज़ करेगी, उसके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेगी, तो फिर ही उसे ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो इसीलिए मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव ने कॉलोनियलिज्म का सारा इल्ज़ाम जो है वो कैपिटलिज्म पे डाला है कि कॉलोनियलिज्म किस वजह से हुआ, कैपिटलिज्म की वजह से हुआ। तो इम्पॉर्टेंट मार्क्सिस्ट थिंकर्स कौन कौन से हैं, इम्पॉर्टेंट मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन एंड रोज़ा ल्यूक्सेमबर्ग। उसके बाद है मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ कॉलोनियलिज्म। तो जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है वो क्या कहता है कॉलोनियलिज्म के बारे में। तो जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है, जो मार्क्सिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म का जो पर्पस है वो है सामने वाली कंट्री को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना, ना कि उसको सिविलाइज्ड बनाना। ब्रिटेन ने जब इंडिया पे कब्ज़ा किया तो उसने ये आर्ग्यूमेंट दे दी कि मैं तो भाई इंडिया को सिविलाइज करना चाहता था, इसलिए मैंने उस पर कब्ज़ा किया। लेकिन जो मेन मोटिव था इंडिया को कॉलोनाइज़ करने का वो तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन था ना, वो उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने क्या बहाना दिया, सिविलाइजेशन का बहाना दिया। तो वही मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव कहता है कि कॉलोनियलिज्म का मेन पर्पस इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है, ना कि सामने वाली कंट्री को सिविलाइज करना। और क्या बोला गया है कि जो कॉलोनीज़ हैं उन्होंने रॉ मटेरियल सप्लाई किया ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कि इंडिया ने कॉटन सप्लाई किया ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को, और फिर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया, उसी कॉटन से कॉटन क्लोथ बनाकर वापस कॉलोनी में बेच दिया, वापस इंडिया में बेच दिया महंगे दामों पे। ओके, और क्या हुआ, कॉलोनियलिज्म के दौरान वेल्थ को ट्रांसफ़र किया गया फ्रॉम द कॉलोनीज़ टू द इम्पीरियल पावर्स। जो भी इंडिया की वेल्थ थी उसको लूट के जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपने ब्रिटेन ले गए। ओके, और जो मार्क्सिस्ट हैं उनका इंडिया के बारे में क्या कहना है, मतलब कॉलोनियलिज्म ने इंडिया को कैसे इम्पैक्ट किया उस बारे में मार्क्सिस्ट लोगों का क्या कहना है। तो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म की वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं वो टोटली डिस्ट्रॉय हो गए। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स कैसे डिस्ट्रॉय हो गए, तो जब मशीन बेस्ड चीज़ें बनने लगी ब्रिटेन में, तो तब हाथ से बनी हुई चीज़ें कौन खरीदेगा, जब मशीनें आ जाएंगी तो हाथ से बनी हुई चीज़ें कौन खरीदेगा। सो इस तरह से जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनका डिक्लाइन हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, Indian textile industries declined because cheap machine-made British cloth flooded Indian markets after the Industrial Revolution. Industrial Revolution के बाद ब्रिटेन में मशीनों से काम होने लगा, हाथ से तो अब काम होता नहीं था, तो मशीनों से काम होने लगा तो हाथ से बनी हुई चीज़ें तो कोई ख़रीदेगा नहीं। तो इसलिए जो इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। और जो हमारे यहाँ के जो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे
जो वीवर्स थे, आर्टिसंस थे, उनका पूरा धंधा जो है वो बंद हो गया, वो पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड हो गए बिकॉज ऑफ द मशीन मेड गुड्स। और क्या बोला मार्क्सिस्ट्स ने इंडिया में कॉलोनियलिज्म के बारे में कि कॉलोनियलिज्म ने पेजेंट्स को और वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर दिया। और ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, जो वेल्थ है वो इंडिया से ब्रिटेन चली गई, जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया से वेल्थ लूट के ब्रिटेन ले गए। और जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो हुई इंडियन एक्सपेंस पर, मतलब इंडिया की वजह से जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ हैं वो ग्रो हुई। ओके, सो दिस इज़ द मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। इन शॉर्ट, जो मार्क्सिस्ट हैं वो कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म का जो कारण है वो कैपिटलिज्म है। कैपिटलिज्म को रॉ मटेरियल चाहिए, चीप लेबर चाहिए, मार्केट्स चाहिए, और इसीलिए इन सब चीज़ों के चलते जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं वो दूसरी कंट्रीज़ को कॉलोनाइज करती हैं। इंपॉर्टेंट मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन और रोज़ा ल्यूक्सेमबर्ग। तो जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म का मेन पर्पस जो है सिविलाइजेशन नहीं है, उसका मेन पर्पस है सामने वाली कंट्री को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करना। कॉलोनीज़ जो है वो रॉ मटेरियल को सप्लाई करती हैं टू ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया ने कॉटन को सप्लाई किया टू द ब्रिटेन, और जो फिनिश्ड गुड्स हैं वो वापस फिर कॉलोनी को बेची जाती हैं महंगे दामों पे, और वेल्थ को ट्रांसफ़र किया गया फ्रॉम द कॉलोनीज़ टू द इंपीरियल पावर्स, यानी कि वेल्थ को ट्रांसफ़र किया गया फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन इंडिया के केस में। नाउ कम्स द पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। तो पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव क्या कहता है कि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस काफ़ी सारी कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस मिल चुकी है फ्रॉम द कॉलोनाइजर्स, लेकिन फिर भी कॉलोनाइजर्स का जो इम्पैक्ट है, कॉलोनियल रूल का जो इम्पैक्ट है, वो आज भी कॉलोनाइज्ड कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, थ्रू कल्चर, थ्रू लैंग्वेज, थ्रू आइडेंटिटी एंड थ्रू नॉलेज। फॉर एग्ज़ाम्पल, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया क्योंकि वो अपने कल्चर को इंडिया में डोमिनेट करना चाहते थे। अब 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई फ्रॉम ब्रिटिश रूल, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो इंडिया में जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में है, मतलब हिंदी में भी है, लेकिन मेनली जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में है। हमारी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स चले गए तो हमने इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करना ही ख़त्म कर दिया, इवन कि और ज़्यादा स्प्रेड हुआ इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़। तो इससे हम कह सकते हैं कि बेशक हमें आज़ादी मिल चुकी है, हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कॉलोनियल रूल से, लेकिन कॉलोनियल रूल का जो इम्पैक्ट है वो हमें आज तक देखने को मिलता है। यही चीज़ कहता है पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। इसके मेन थिंकर्स हैं एडवर्ड सेड, फ्रांस फैनन, गायत्री चक्रवर्ती एंड होमी भाभा। आफ्टर दैट कम्स एडवर्ड सेड एंड ओरिएंटलिज्म। तो ओरिएंटलिज्म क्या है? ओरिएंटलिज्म का मतलब है कि वेस्ट ईस्ट के बारे में क्या सोचता है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ईस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में क्या सोचती हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ ईस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में सोचती हैं कि ये तो बैकवर्ड हैं, इर्रेशनल हैं, वीक हैं, और इनको वेस्टर्न गाइडेंस की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ब्रिटेन ने इंडिया पे कब्ज़ा किया तो उसने क्या आर्ग्यूमेंट दी कि हमने क्यों कब्ज़ा किया इंडिया पे? क्योंकि इंडिया बैकवर्ड है, वो इर्रेशनल है, वहाँ के लोग वीक हैं, उनको वेस्टर्न गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको अपने आप को गवर्न करना नहीं आता, इसीलिए हमने इंडिया पे कब्ज़ा किया। मतलब उन्होंने अपने कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए ये सब आर्ग्यूमेंट्स दी। दिस इज़ ओरिएंटलिज्म, कि बेसिकली वेस्ट क्या सोचता है ईस्ट के बारे में, दिस इज़ ओरिएंटलिज्म। ओके, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने क्या बोला कि इंडियंस जो हैं वो अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते, अपना देश नहीं चला सकते, अपनी सरकार नहीं चला सकते, वहाँ के लोग अनसिविलाइज्ड हैं, इसीलिए हम लोगों ने इंडिया पे कॉलोनियल रूल एस्टैब्लिश किया। तो अपने कॉलोनियल रूल को डिफेंड करने के लिए, अपने कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट्स दी। सो नीचे एक फैक्ट दिया हुआ है, इसको आप एग्ज़ाम में लिख के आना, कि एडवर्ड सेड की जो बुक है ओरिएंटलिज्म, जो कि 1978 में आई थी, इसको कंसीडर किया जाता है एज द फाउंडेशन ऑफ पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़। की जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ है उसकी फाउंडेशन जो है, उसका जो बेस है, वो एडवर्ड सेड की बुक ओरिएंटलिज्म है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो मैं काफ़ी जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँगी।